यहाँ पे थे अकॉर्डिंग टू डीप बेसिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ये पढ़ रहे थे डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं, डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ये डिस्कस कर लिया था सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। उसके बाद था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके दो पार्ट होते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 2 से 4 साल के बीच में होता है ना। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसमें क्या होगा, बच्चा क्या सीख जाएगा, क्या सीख जाएगा, और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा, और क्या करेगा, एक सर्टेन क्लास में उसको लगाना सीख जाएगा, ये सब चीज़ें 2 से 4 साल के बीच सीख जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका इंट्यूटिव फेज, ये 4 से 7 साल का होता है। इसमें क्या होगा, प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स एट ए मोस्ट एडवांस लेवल, ठीक है। जैसे चाइल्ड विल एग्री दैट एप्पल ऑरेंज एंड बनानास आर ऑल फ्रूट्स डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन शेप कलर, ये बता दिया करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या होता है, मार्क डेवलपमेंट इन थॉट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मार्क डेवलपमेंट क्या थॉट प्रोसेस में चाइल्ड लर्न टू डील विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, जो बच्चा होगा वो डील करेगा किसके थ्रू, कॉन्सेप्ट और आइडियाज के थ्रू, है ना। उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका आ जाएगा, तो तरह तरह के आइडिया उसके दिमाग में आने लगेंगे, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, ठीक है। उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो किसी चीज़ को सेट बना के मतलब फॉर्म करके पढ़ने में उसको उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, कर सकता है। उसके बाद क्या है, थिंकिंग विल बी लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, उसकी थिंकिंग वो भी लॉजिकल हो जाएगी और सिस्टमेटिक हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वो सोच रहा है लॉजिकल चीज़ है ना, हर चीज़ के पीछे कुछ ना लॉजिक होगा, ना वो सीख जाएगा। नो लॉन्गर ईगो सेंट्रिक, और वो ईगो सेंट्रिक नहीं रह जाएगा, मतलब कि जैसे छोटा बच्चा क्या था 2 से 4 वाला, वो एक जगह बैठ के अपना अपनी दुनिया में मगन रहते हैं ना, खेलते रहते हैं। और ये बच्चे जो होंगे वो ईगो सेंट्रिक नहीं होंगे, वो इन्वॉल्व होने लगेंगे सोशल चीज़ों में। एबिलिटी टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, है ना, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मतलब तरह तरह की चीज़ें करने का एबिलिटी आ जाएगी, है ना। कुछ तरह तरह के अलग अलग काम करेंगे, देखते हो बच्चे क्या क्रिएटिव वर्क करने लगते हैं, ये सब चीज़ें करने लगेगा। रिवर्सिबिलिटी कॉग्निटिव स्किल विल बी प्रेजेंट, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल जो होगी उसकी वो यहाँ पे आ जाएगी, प्रेजेंट होगी। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विल बी मोर सोफिस्टिकेटेड, जिसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा मतलब बौद्धिक जो विकास होगा वो सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड है, क्या मतलब, हाँ, उसका जो बौद्धिक जो विकास होगा वो अब डिफिकल्टी की तरफ होगा, मतलब वो डिफिकल्ट चीज़ों को सीखने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विल बी मोर सोफिस्टिकेटेड। फिर आता है एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्शन मतलब तरह तरह की चीज़ों को उसके दिमाग में ज्वाइंगी, जैसे कहते हैं इसका कोई शेप नहीं, आकार नहीं है, लेकिन तरह तरह की चीज़ें दिमाग में उसके आएगी, उसको क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग में कन्वर्ट करेगा, है ना। जो भी चीज़ दिमाग में आ रही है उसके बारे में सोचेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसको एक लॉजिकल मेथड में समझेगा, है ना। ये आता है आपका एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग। फिर आता है चाइल्ड यूटिलाइज द सिंबॉलिज्म इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीज़ पढ़ रहा है या खेल रहा है, जो भी कर रहा है, उसको सॉल्व करने का उसके अंदर एक सिंबॉलिज्म तरीका हो, एक सिंबल दिमाग में बनाएगा, हर चीज़ का एक तरीका इमेज बनाएगा, उसके हिसाब से वो चीज़ों को सॉल्व करने लगेगा। फिर आता है चाइल्ड कैन एबल टू अप्रिशिएट द हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बाय मेंटली, ठीक है। वो अपने दिमाग में जो भी हाइपोथेटिकल मतलब आशी ने जब ला दी मुझे आपकी लाइन समझ आ गई, हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इस टर्म्स याद रखिए, इंटेलेक्चुअल, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, और हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, ठीक है। चाइल्ड कैन एबल टू अप्रिशिएट द हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बाय मेंटली, जो भी काल्पनिक चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है उसको वो मेंटली अप्रिशिएट करेगा, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो भी काल्पनिक चीज़ें दिमाग में उसकी आती थी उसको उस पर काम करेगा, ना, सीखेगा, सोचेगा। डेवलप्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ वर्ड एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है।
डेवलप हुआ मतलब क्या, एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया है उसका एक अमूर्त स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब उसको मालूम की दुनिया कैसी है, पर लेकिन अपने मन में दिमाग में बना देगा दुनिया ऐसी होती है ना, एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, और एक काल्पनिक उसको प्रारूप दे देगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब आता है रिलेशनशिप विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मीन्स वी यूज टू कम्युनिकेट मीनिंग टू आवरसेल्फ एंड अदर्स। लैंग्वेज क्या होता है जो हम यूज करते हैं, दिस इज कम्युनिकेट करने के लिए आवरसेल्फ, अपने आप से या किसी दूसरे से, कुछ भी हम सीखते हैं बोलते हैं तो लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ना। लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ फॉर प्रेजेंटिंग आइडियाज, सिंस वी यूज लैंग्वेज टू फॉर्म कॉन्सेप्ट बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो काय यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज टू फॉर्म कॉन्सेप्ट, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट बनाने के बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस क्या होगा? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या करते हैं बताइए। आपको सब तक सही है। कॉन्क्रीट मतलब कोई चीज़, मतलब एक जो आपको दिख रही है, जो है एग्जिस्ट करती है ना, उसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो काल्पनिक, जो हमारे दिमाग में है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या करेंगे, लैंग्वेज से हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक मतलब काल्पनिक और जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, दोनों के बीच में वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन। दोनों को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जोड़ते हैं। लैंग्वेज हेल्प टू क्रिएट न्यू आइडियाज। लैंग्वेज क्या करती है, हमें नए आइडियाज क्रिएट करने में हेल्प करती है। एंड असाइन नेम टू दीज आइडियाज, और हर आइडियाज को आप कुछ ना कुछ नेम देते हो। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू होगे ना, तो लैंग्वेज आएगी तभी तो उसको नाम दे पाओगे। लैंग्वेज बिल्डिंग इज गिवन इंपॉर्टेंट इन एनी स्कूल करिकुलम। लैंग्वेज जो है किसी भी स्कूल करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बिना लैंग्वेज के कुछ भी नहीं संभव है ना। अभी तक आप लोगों ने साइंस जो ही पढ़ा, सारी चीज़ ऐसी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, चाहे इमोशन हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे थिंकिंग हो, चाहे लर्निंग हो, चाहे लैंग्वेज हो, ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में है ना, तो इसको जानना जरूरी है। वी कैन थिंक एवरीथिंग वी वांट इवन दो इट मे नॉट बी एक्सप्रेसिबल इन लैंग्वेज, है ना। हम कुछ भी वी कैन थिंक एवरीथिंग वी वांट, जो भी हम सोचते हैं, जो भी चाहते हैं सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज में। बहुत चीज़ हम लोग सोचते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते लैंग्वेज में ना। समटाइम्स वी मे बी क्लियर विद द कंटेंट, कई बार हम लोग की कंटेंट हमारा ये क्लियर है, बट वी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमें एक्सप्रेस करने में डिफिकल्ट होता है। मतलब आपको कंटेंट समझ में आ गया है, आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ टू राइट वर्ड्स, क्योंकि आपको उसके लिए सही शब्द नहीं मिल रहा है। ये होता है ना कि कहीं मुझे लगता है कि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, मतलब मैं यहाँ बोल रहा, कहीं आप कहीं बैठे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो या कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हो, तो आप बातें चल रही किसी टॉपिक पे, आपको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि बोल सकता हूँ, पर शब्द नहीं समझ आ रहे क्या बोलूँ, ऐसा ना मेरे बोलने से चीज़ें गड़बड़ा जाए, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू राइट वर्ड, और हम एसेस नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या वर्ड हमें यूज़ करना है। समटाइम्स वी मे थिंक इन इमेज रादर देन वर्ड्स, कई बार हम क्या करते हैं, वी मे थिंक इन इमेज, मतलब इमेज हम सोचते हैं वर्ड्स के जगह, ठीक है। लैंग्वेज फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड आइडिया। लैंग्वेज क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमारी शेयरिंग, जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं उनको शेयर करने में, और आइडियाज को। कोई भी आपके अंदर दिमाग में कुछ चीज़ आ रही है या आइडिया आ रहा है, तो आप लैंग्वेज के थ्रू इसको करोगे ना, दिस इज शेयर। ए हेल्दी डिस्कशन स्ट्रेंथन आवर थॉट्स एंड आइडिया। कोई भी हेल्दी डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन मतलब क्या होगा? क्या मैच करें? ठीक है, हेल्दी डिस्कशन मतलब होता है कि कोई भी पर्पसफुल डिस्कशन, एक होता है बैठ के फालतू गप्पे मार रहे हैं, है ना, देश से की बातें कर रहे हैं। हेल्दी डिस्कशन मतलब कि जिस चीज़ का कोई पर्पस है ना, कोई किसी पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हो ना, तो उसको बोलेंगे हेल्दी डिस्कशन। या कोई टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, या कहीं गए हो किसी मीटिंग में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, या किसी के साथ कोई बात कर रहे हो कोई इंपॉर्टेंट, वो होता है हेल्दी डिस्कशन। स्ट्रेंथन आवर थॉट्स एंड आइडियाज, वो क्या करता है, हमारे थॉट और आइडियाज को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। इट इज बेस्ट टू से दैट थिंकिंग एंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस वन अनदर, ठीक है। जो थिंकिंग और लैंग्वेज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको,
एक दूसरे पे प्रभाव डालती है ना, क्योंकि हम जो सोचते हैं जो बोलते हैं वही हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये समझा गया। कम्युनिकेशन क्या है? इज द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझ आ गया ना? इट इन्वॉल्व्स सेंडर एनकोडिंग मैसेज, डिकोडिंग रिसीवर, रिस्पांस, फीडबैक, एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? तो समझा सकता हूँ सही नहीं? तो कैसे होगा, क्या क्या हो रहा है, कौन समझाएगा बताइए? कोई तो बताओ, किसी को नहीं समझ रहा, समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं है, जितना आ रहा है उतना एक्सप्रेस करो, बाकी मैं हेल्प करूँगा। बता दो यहाँ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं? जितना समझ आ रहा है उतना बता दीजिए। बताइए किसको समझ आ रहा है? अच्छा आपको याद हो जाएगा। पीछे से किसी को आ रहा समझ में? तुम नहीं आ रहा? नया इतमा नहीं आ रहा? आ रहा है तो बताइए तो आ रहा है। जो आ रहा भाई सब आपके जैसे ही है, कोई यहाँ अलग नहीं बैठा है। ठीक है, जिसको जो समझ आ रहा बताए बताइए। प्रोफेशनल स्टडीज लो, इतना हेजिटेट मत करो, जो समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ बताइए। जैसे हम मैसेज वगैरह कभी भी करते हैं किसी को, तो बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने भेजा, हम लोग हो गए सेंडर हो गए, उसके बाद से जो मैसेज गया वो कोड इन कोड हुआ, ठीक, उसके बाद से मैसेज पहुंचने के बाद से जो रिसीव करेगा वो बाद में थोड़ा रिस्पॉन्स करें, मतलब डिकोडिंग करें। उसके बाद से रिस्पॉन्स जो उधर से आया है, मतलब जो सेंडर किया उसके पास फीडबैक आया है उस चीज़ का, रिस्पॉन्स उसको मिला। सही होता है, समझ आया? कोई और एक्सप्लेन करे इस चीज़ को? अब तो समझ में आ गया आपको, बता दो। पीछे तो कोई बताया, कौन बताएगा? बताओ। सुनाई नहीं दिया? किसी को सुनाई दिया? तो आप तो आगे आगे तक पीछे को बैठे, तो चेयर सारी खाली तो पड़ी है। पीछे जो कितने लोग बैठे? 5 लोग। इतनी पीछे को बैठे वहाँ क्या है? कुछ स्पेशल है? कुछ बैठे हो थोड़ा आगे आ जाओ। पंखा नहीं है तो यहाँ लगा दीजिए यार, एकदम आगे। मेरे पास दो तो तीन फैन चल रहा है। एक बार अच्छा फिर से इनको जोर से बता दो, उधर पीछे मुँह करके आप सुनिए ध्यान से, ठीक है? तो बता दो, कोई फिर खड़ा होकर बता देंगे। बेसिकली जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो हो गए हम लोग सेंडर, हम लोग मैसेज दे रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं किसी को, तो इनकोडिंग के बेस में दे रहे हैं। बाद में जो मैसेज गया है तो जो रिसीव कर रहा है जो पर्सन, तो वो डिकोडिंग के फॉर्म में कर रहा है। उसके बाद से जो उधर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसे वो फीडबैक बोलती है। ठीक है, डिकोडिंग के फॉर्म में नहीं कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। ठीक है, एनकोडिंग के फॉर्म में उसको मिला मैसेज, ठीक है, तो उसने डिकोड किया, उसके बाद रिसीव किया, रिसीव करके रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स से फीडबैक आया, फीडबैक के सेंटर तक पहुँचे। ठीक है, तो ये साइकिल हुई, समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग इज एन इंटरनलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रीजंस ऑफ रिलेशनशिप कम्युनिकेशन। ठीक है, जो रिलेशनशिप हमारा होता है उसमें मेन पार्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन, है ना? अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी के रिलेशन में तो फिर सब बेकार है। ठीक है, आपके कोई रिलेटेड आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो सालों तक, तो क्या होगा? रिलेशन बना रहेगा? नहीं बना रहेगा ना। जब कोई फ्रेंड है आपका, आप उससे बहुत सालों तक बात नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? धीरे धीरे करके डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ऐसा आपने देखा भी होगा रियलिटी में कि कई बार हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो दूर हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, और बहुत से दूर के जो रिलेटिव हैं वो पास आ जाते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना, ऐसा सबके साथ होता होगा। तो ये कम्युनिकेशन जो है हमारे रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
कम्युनिकेशन से बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज में अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, बात तो रोज़ कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो कि वो दोबारा आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इस कम्युनिकेशन बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन में आपका लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को मतलब समझ में आनी चाहिए, पसंद आनी चाहिए। At times when the relationship becomes strained, communication gets dropped because of faulty assumption and thinking. क्या ये बात नहीं है कि at times when the relationship becomes strained, communication gets dropped. जब आपका relationship क्या होगा? strained हो जाएगा किसी वजह से। strained मतलब उसमें मतलब कोई खराबी आ जाए आपके relationship में, किसी तरह का कोई दूरी आ जाए, है ना? तो वहाँ क्या होगा? communication gets dropped. फिर जैसा communication ना करने की वजह से हो रहा था, वही उसकी वजह से भी होगा। उसकी वजह से आपका communication block हो जाएगा। समझ है ना? मान लीजिए व्हेन क्या हो गया, लाइट ठीक है, ठीक है। तो व्हेन द रिलेशनशिप बिकम्स स्ट्रेंड, जब आपका किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहा है तो क्या होगा? कम्युनिकेशन गेट ब्लॉक, तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्टी assumption एंड थिंकिंग। जिसकी वजह से जो हमारी थिंकिंग है और assumption जो है वो उसके बारे में गलत आ जाता है, दिमाग में हमारी गलत धारणा आ जाएगी उसके बारे में, धीरे धीरे कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर कनेक्टेड इन एनी इंपॉर्टेंट वे। कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग कनेक्टेड होती है, वो किसी भी इंपॉर्टेंट तरीके से आपस में कनेक्ट रहती है। पीपल हु कैन थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव आर लाइकली टू बी लेस इम्पल्सिव। जो पीपल होते हैं हु कैन थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिसको अलग अलग होती है, आर लाइकली टू बी लेस इम्पल्सिव, वो आपस में कम इम्पल्सिव होते हैं, मतलब उनका आपस में इंटरेक्शन कम होता है, क्योंकि क्या दोनों की सोच अलग है। अब दो अलग सोच वाले हैं, उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी ना, तो पता ना वो पूरा सोच रहा है, दूसरा पश्चिम सोच रहा है, तो कैसे नहीं हो पाएगा। There is a connection between communication and critical thinking in all interpersonal relationship. ठीक है, कनेक्शन होता है कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग में सभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। It is a mental process that involves discovering, analyzing and solving problems. ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये मेंटल प्रोसेस होता है that involves discovering, इसमें क्या होता है? किसी चीज़ की खोज करते हैं हम लोग, डिस्कवर करते हैं, एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। जैसे कोई भी आपके साथ क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे? उसका सोचेंगे ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो एनालाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा? टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। गोल्स आपके प्रॉब्लम में जो सॉल्व करने में गोल्स क्या आएगा? सबसे पहले आप ऑब्स्टेकल ढूंढेंगे, इसके बीच में क्या बाधाएं आ रही है ना, रुकावट क्या है, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर उस बाधा का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये जो समस्या आ रही है इसका सॉल्यूशन क्या है, दैट बेस्ट रिजॉल्व द इशू। तो उससे क्या होगा? आसानी से इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व पाएंगे, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे। पहले क्या है, हमें प्रॉब्लम जानना है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन, पहला होता है मैकेनिकल सोल्यूशन, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक। मैकेनिकल में यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथम्स और रूल्स, और ह्यूरिस्टिक में क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड शॉर्टकट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मैकेनिकल में क्या आएगा? कोई भी आप रूल्स या उसमें फिनोमेना लगाओगे ना, उस तरह सॉल्व करोगे। ह्यूरिस्टिक में क्या होगा? एक्सपीरियंस बेस्ड शॉर्टकट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको शॉर्टकट तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। फिर आता है लॉजिकल प्रिंसिपल्स यूजिंग रीजनिंग एंड कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। लॉजिकल प्रिंसिपल में क्या होगा? यूजिंग रीजनिंग, तो रीजनिंग आप यूज करोगे, कंट्रोल फॉर्म ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग पता है ना उसको क्या होता है? रीजनिंग अक्सर पेपर्स में आता है, रीजनिंग क्या होता है? एनालाइज कह सकते हैं, और क्या होता है? हाँ सही करो, लॉजिकल प्रिंसिपल जो लिखा है ना, यही मतलब हो गया कि मतलब उसके पीछे आप लॉजिक लगाओगे, उसको पढ़ोगे कि घुमा फिरा में चीज़ दी होगी रीजनिंग है ना, रीजनिंग में लॉजिक अपना लगाओगे, दिमाग लगाओगे और कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। ऐसा होता है तो उसके बाद ऐसा होता है ना रीजनिंग में, कि कुछ 3 सीक्वेंस एक जैसे दिए हैं, तो चौथा पूछा जाएगा, इसको बताइए,
तो आपको वहाँ पे क्या करना है, लॉजिक लगाना है और एक प्रिंसिपल लगाना है, अपना दिमाग यूज करना है, उससे आप उसके रिजल्ट पे पहुँच सकते हो। वही बात क्या करें, लॉजिकल प्रिंसिपल। फोर्थ क्या, इंसाइटफुल सॉल्यूशन, सडनली फाइंड ए नॉवेल सॉल्यूशन दैट इज एक्सपीरियंस, है ना। इंसाइटफुल सॉल्यूशन क्या होगा, सडनली फाइंड ए नॉवेल सॉल्यूशन, मतलब आप अचानक से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन पा जाओ, है ना, दैट इज एक्सपीरियंस। वो कैसे होगा, एक्सपीरियंस से होगा, ठीक है। इंसाइटफुल सॉल्यूशन हो गया। अब आता प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम से अवेयर होना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस उसके बारे में होनी चाहिए। फिर कंप्रहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके बारे में आप जानकारी करोगे कि क्या है, सिग्निफिकेशन, है ना। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, फिर आप इसके लिए फॉर्मूला बनाओगे, प्लान बनाओगे, है ना, जिसके लिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड चॉइस ऑफ फाइनल प्लान, फिर जो आप जो प्लान बना दोगे उसको इवैल्यूएट करोगे, ये जो प्लान मैंने बनाया है ठीक है नहीं सही है, कितना मतलब काम करेगा। फिर नेक्स्ट आता है पुटिंग इन टू एक्शन एंड वेरिफिकेशन, तो जब आपका फाइनल हो गया उसको आप पुटिंग इन टू एक्शन, मतलब उसको आप अप्लाई करोगे और वेरीफाई करोगे, है ना, यस या नो, एक्सेप्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या उसमें बाधाएं, रुकावट आ सकती है। पहला क्या है, इनसफिशिएंट नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। आप मतलब बायो के स्टूडेंट आपको मैथ क्वेश्चन दे दिया जाए, नहीं कर पाओगे, या मैथ वाले को बायो का दे दिया जाए, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इनसफिशिएंट नॉलेज, मतलब हमें जिस चीज़ की नॉलेज होगी हम उसी के बारे में सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकेंड है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें जानकारी कम हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। फिर माइंडसेट हमारा कैसा है, अगर उसके लिए हमारा माइंडसेट हो पा रहा है, जो भी प्रॉब्लम मिली है, अगर आप अपने माइंडसेट कर पा रहे हो कि इसको हम सॉल्व कर पाएंगे तभी कर पाओगे, माइंडसेट नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। या आपका माइंड मान लीजिए किसी वजह से डिस्टर्ब है, आपके दिमाग कुछ और चल रहा है, तो भी आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। फिर आता है वो फंक्शनल फिटनेस, है ना। फंक्शनल फिटनेस कितनी आपके उसकी, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका फंक्शनल लेवल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप आगे कुछ काम कर पाओगे। तो ऑब्स्टेकल अगर आपको पता होगा तो आप उस किनारे करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग नर्सिंग, प्रकृति आकृति। साथ आप लोग रोज लिखते रहते हैं, आपको होता नहीं पूरा, ऐसा क्यों? नाम सही हो गया ना, तीनों नाम आप ही हो गए ना। देख मैं रोज जगह लिखते रहता हूँ और मैंने पूछा मेरे साथ 2-3 पन्ने लिखे हमने, ऐसा क्यों बताइए? घर पे जाके कुछ नहीं काम होता है। आप लोग कहाँ पे घर पे लिखते हो बताइए? यहाँ पे थोड़ा सी लीजिए, ठीक है। और लिखना है तो कम से दिखे तो तुमने लिखा आपने, आपकी मैंने पूछा तो आप लोगों ने तीनों बोले नहीं सर मेरा ज़्यादा हुए नहीं कहा, ऐसा क्यों? कितना लिखा बताइए? पहले वाले टॉपिक का लास्ट में थोड़े से बच्चे हैं उसके खुद से भी लिख रहे हैं, लेकिन वो बड़े ही याद है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको लिखने में। ये टाइम वेस्ट मत करिए ना, जो भी लिखना है नोट बनाना है उसको ऐसा बनाइए कि आपका कोई फ़ायदा भी हो और टाइम वेस्ट हो। मतलब मेन पॉइंट जो बनाइए। अगर साइकोलॉजी को आप डीपली लिखते जाओगे ना तो अगर 10 पन्ने 100 पन्ने पढ़ दोगे खत्म नहीं होगी साइकोलॉजी ऐसा टॉपिक। तो आप लोग को टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। आप कोई साइकोलॉजी के उसको जाने उस पर रिसर्च करनी है आपको खाली एक साइकोलॉजी आपका पार्ट है आपके प्रोफेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसके बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है। बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि हाँ इमोशन क्या है, थिंकिंग क्या है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप नोट बनाइए। बहुत इसको मतलब मैं राय दे रहा हूँ बहुत डीपली में जाइए, वरना आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत आएगी। एग्जाम में फिर अगर आप डीपली पढ़ोगे तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा लिखो कि भले आप 4 पन्ना लिख के आओ, लेकिन ऐसा लिख के आओ कि जो चेक कर रहा है उस 4 पन्ने में आपको पूरे नंबर दे दें। अब पता है किसी 10 पन्ने लिख के आया है, मैं एक कॉपी पर चेक कर रहा था, वहाँ पे क्या था लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर था 10 पन्ने भरे थे, ठीक है। 10 पन्नों में क्या लिखा था
अभी आप लोग हफ्तों के शायद जो MCQ क्वेश्चन आए थे उसी को रिपीट कर करके 10-15 पढ़े। तो अगर वहाँ पे कोई चेक करने वाला ध्यान न देता तो शायद उसको पूरे नंबर देता कि 10 क्वेश्चन 10 पेज पढ़े बहुत लिखा हो। जब मैं पढ़ना शुरू किया मैंने फिर वही चीज़ है, फिर पढ़ाते के बाद वो सारे क्वेश्चन ही लिखे हुए थे, आंसर था ही नहीं कहीं। कहने का मतलब ये कि जो लिखिए इफेक्टिव लिखिए, चाहे वो आप कम लिखिए, ठीक है। जैसे टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली, इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन नर्सिंग। नर्सिंग में आपकी थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? नर्सिंग की बात हो रही है पर यहाँ पे सब चीज़ों की बात हो रही है, मेडिकल प्रोफेशन की बात हो रही है ना। यहाँ खाली नर्सिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली एंड करेक्टली, मतलब कि जो भी आप सोचिए वो सही सोचिए और क्लियर सोचिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द नर्स शुड लर्न टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली। नर्स क्या है? लर्न करती है, ऑब्जर्व करती है एक्यूरेटली, मतलब क्या है पेशेंट के पास गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्स गई या फिजियोथेरेपिस्ट गया या कोई डॉक्टर गया, सभी में लागू होता है। तो क्या है वो ऑब्जर्व करेगा पेशेंट को सही तरीके से एक्यूरेटली। अगर आप समझ नहीं पाओगे कि पेशेंट साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसका इलाज करोगे? तो वहाँ पे आपको आपकी थिंकिंग जो है काम आती है, ऑब्जर्वेशन काम आता है कि आप सामने जो आपके बैठा हुआ है आप उसको कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कितना उसको समझ पा रहे हो। तो इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली एंड करेक्टली द नर्स शुड लर्न टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली सो शी कैन कलेक्ट फैक्चुअल डेटा। इससे क्या होगा, वो एक फैक्चुअल डेटा तैयार करती है, ठीक है। किसी पेशेंट के बारे में कोई डेटा तैयार कर रही है, चाहे उसकी हिस्ट्री ले रही हो या आप आगे पढ़ोगे एग्जामिनेशन होता है तो पेशेंट का असेसमेंट लिखा जाता है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आपके सामने आया तो अब आप कैसे जानोगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी हेरिडिटरी भी हो सकती है कि उसको किसी मतलब पेरेंट्स से मिली है, कॉन्जेनाइटल हो सकती है मतलब कि बाई बर्थ है, एडॉप्टिव भी हो सकती है कहीं से उसको ये चोट लगने पर किसी तरह से मिला हो। तो ये कैसे जानोगे? इसके लिए आपको असेसमेंट करना होता है। पेशेंट सामने आके बैठा तो आपके पास फॉर्म होगा, फॉर्म नहीं होगा तो अच्छे हॉस्पिटल जो फॉर्म उनके पास होता है असेसमेंट का, देखा होगा अक्सर फॉर्म बनवाते हैं, उधर फॉर्म खुद भरते हैं, नर्स आती है। तो और अगर वहाँ पे नहीं है फॉर्म तो आपको एक फॉर्म क्या एक कॉपी बनाना पड़ेगा, जो नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस है ना, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या उसकी है ना, हिस्ट्री क्या है, पास्ट ऑफ इलनेस की, उसको पहले क्या बीमारी थी, ये सारी चीज़ें आप उसको नोट डाउन करें। ये नोट डाउन करने के लिए क्या है, आपको सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो लिखा इन ऑर्डर टू थिंक क्लियरली एंड करेक्टली, जो भी वो सोच रही है, जो भी सोच रहा है, जो भी यह सोच रही है, उसकी जो नॉलेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। द नर्स शुड लर्न टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली सो शी कैन कलेक्ट फैक्चुअल डेटा। तो उससे वो एक डेटा जो तैयार करेगी, उससे उसको फैक्चुअल डेटा मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट डेटा जो है सही डेटा उसको मिल जाएगा। ये डेटा किससे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपने एक बार डेटा तैयार कर लिया, आपका असेसमेंट आपने ले लिया पेशेंट का, और आपने डायग्नोसिस बना लिया, तो कभी भी आपको जब पेशेंट आपके सामने आता है तो आपको ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होती है, आप उसको देख के समझ जाओगे उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। और दूसरा कि जब असेसमेंट आप करते जाओगे तो आपको डिफरेंस करने में भी आसानी होगी। अब एक पेशेंट आता है उसके कंधे में दिक्कत है, ठीक है, वो कहता है कंधा बहुत दर्द कर रहा है, उठ रहा है, पर कंधे का दर्द का एक कारण नहीं होता है, सैकड़ों कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उसके आर्थराइटिस हो गया हो कंधे, ठीक है। ये हो सकता है उसके यहाँ पे कोई लिगामेंट खींच गया हो, ये हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो, उसके न्यूरोपैथी हो गई हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो गलत सो गया हो, उसको दिक्कत हो गई हो, या अंदर कैप्सूल है वो चिपक गया हो। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। तो आपको क्या करना है, जब असेसमेंट आप दोगे उसमें आपको चीफ कंप्लेंट यही पूछना है कि आपको इस समय दिक्कत क्या हो रही है। वो बताएगा कि मुझे ऐसे आप बताएं दिक्कत होती है, ये होती है, वो जो बताया तो लिख दिया। फिर आप उसके पास स्थित जाओ, अच्छा आपको उसके पहले क्या हुआ था, कभी कोई चोट लगी थी या आपके पेरेंट्स में किसी को दिक्कत थी, है ना, या आपको कभी बचपन से कोई दिक्कत आई हो। ये सारी चीज़ आप पूछोगे तो आप एक चीज़ को पॉइंट आउट कर देंगे कि इसको हाँ ये शायद इसको कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम बचपन से दिक्कत है, या इसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिसके पेरेंट्स में थी इसलिए इसको हो गई। इस तरह से आप उसको डायग्नोसिस बना सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। नर्स शुड होल्ड फास्ट टू व्हाट इज रेशनल, लॉजिकल एंड करेक्ट। नर्स क्या है, वो जल्दी चीज़ों को होल्ड कर लेती है, कैसे, रैशनल, लॉजिकल एंड करेक्ट वे में, मतलब उसको लॉजिकली और करेक्ट वे में चीज़ों को होल्ड कर लेती है, क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज है, डीप नॉलेज है ना। नर्स शुड रिमेंबर दैट सम पेशेंट मे हैव डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग देयर थॉट्स। नर्सेस को पता है या डॉक्टर्स को पता है कि जो पेशेंट के सामने आ रहा है उनको सारी बात बताने में डिफिकल्टी होती है। कई बार होता है ना सर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं एजुकेशन में नहीं बोल पाते, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है
अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो समझ जाएगा कि आपको दिक्कत क्या है। तो कैसे समझ जाएगा? पहले वो आपकी सारी बातें पूछेगा, ठीक है, आपके फेस को रीड करेगा, समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ अपने अंदर छुपा रहा है, इसके अंदर कोई और बात है जो ये बता नहीं रहा है। फिर आपको धीरे धीरे करके असेसमेंट करना शुरू करेगा, पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा। तो अभी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर गए हो, देखा होगा उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है प्रोटोकॉल का कि वो पूछते बहुत है। कभी क्या किसी होम्योपैथिक के पास कोई क्या बोला होम्योपैथिक डॉक्टर, उनका गलती उनकी नहीं है, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो उसी पे डिपेंड होती हैं, सिम्टम्स पे। तो आपकी पूरी वो पूछेगा शुरू से देखिए, अच्छा कब से दिक्कत हो रही है, 10 साल से हो रही है, 15 साल से हो रही है, अच्छा और क्या होता है, अच्छा आपको गुस्सा आता है नहीं आता है, या आप थक जाते हो, मतलब ऐसे कुछ कुछ आप सोचो क्या फालतू बातें पूछता है, ऐसा नहीं है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वही बात यहाँ पे है कि अगर पेशेंट आपके सामने आ रहा है तो आपको उससे सब चीज़ पूछनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट आपको सब बात नहीं बताता है। अब पता लगा पेशेंट को चोट लगी है और उसके साथ उसके घर वाले आए हुए, बच्चा मान लीजिए कोई 10 साल 12 साल का, और वो चुपचाप खेला, चोट लग गई, उसे घर बताया, घर वाले परेशान, दर्द लेके आए, और पेरेंट्स सामने बोलेगा नहीं कि मुझे चोट लगी, तो बोलेगा तो मार खाएगा, डांट खाएगा, तो छुपा के रखिएगा ना। तो आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन जिसको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, अगर आपको नॉलेज है तो आप समझ जाओगे ना। जहाँ भी मान लो हाथ बता रहा है या पैर में दर्द बता रहा है, आप जैसे मूवमेंट कराओगे तो आपको पता चलेगा पेन हो रहा है या कुछ है उसको स्वेलिंग है, तो कहीं ना कहीं चोट लगी, आप समझ गए। फिर आप उसको अलग लेके जाओ या उनके पेरेंट्स को अलग हटा दो, उसको एकदम रिलैक्स करो, उसके बाद पूछो, धीरे धीरे सारी चीज़ कर देगा, सारी बात बता देगा। तो ये तरीका होता है। अब लेकिन वहीं का बैठ के पेरेंट जैसे उसको गुस्से में बोले, आप उसको गुस्से में बोले बताओ तो बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। जब आपको पता ही नहीं होता, इलाज कर दोगे। जब आप सोचते रहोगे इसको चोट लगी है, कि इन्फेक्शन हुआ है, किसी ने मारा है, कि क्या हुआ है, या कहीं अंदर और कोई दिक्कत पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है ना, कुछ काटा तो नहीं है, तो आप कैसे चल पाओगे? बताएगा तो नहीं जाओगे ना। इसलिए इस चीज़ें आपको जानना जरूरी है। Nurse should use critical thinking skills every day to assess plans for the and provide quality patient care. नर्स क्या करती है? should use critical thinking skills. उसके पास critical thinking skills होती हैं every day to assess, जो मैंने बताया assess करना, assessment करना, plan for and provide quality patient care. तो पेशेंट को आप क्वालिटी केयर दे रहे हो, जो भी नर्स दे रही है, तो कैसे दे रही है? तो उसके पास वो critical thinking skills है, उस चीज़ को सोच पा रही है। ठीक है, अब आता है एरर्स इन थिंकिंग। थिंकिंग में किस किस तरह के एरर्स आते हैं? जो आप सोच रहे हो उसमें एरर क्या क्या आएगा? पहला है पार्शियलिज्म, ठीक है, आप जो सोच रहे हो और पार्शियलिज्म उसमें कर रहे हो, अगर पार्शियलिटी हो रही है तो आपकी थिंकिंग पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, एडवर्सरी थिंकिंग, ठीक है, टाइम स्केल एरर, इनिशियल जजमेंट, एरोगेंस एंड कंसीट, सारी चीज़ें आपकी जो एरर्स होंगी थिंकिंग में, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन थिंकिंग, जो आपका थोड़ा सा कंक्लूजन क्या है? थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। थिंकिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है। इट इज सिंबॉलिक इन कैरेक्टर, इनिशिएटेड बाय अ प्रॉब्लम विच द इंडिविजुअल फेसिंग, है ना, जो भी इंडिविजुअल फेस कर रहा है, इन्वॉल्व द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू दिस प्रॉब्लम। नर्सेज हैज टू थिंक क्रिटिकली, शुड सॉल्व द पेशेंट्स प्रॉब्लम। नर्स जो है क्या क्रिटिकली सोचती है, शुड सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया थिंकिंग। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये फिर आपका छूट जाएगा, चाहिए और पता चला नहीं। ठीक है, ये कवर नहीं हो पाएगा, इसको बंद कर दीजिए।